हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्म 121। अगर आपका जो है आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक में अकाउंट है, आपने एफडी की हुई है, एफडी से जो टीडीएस आप सेव होना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्म 121 भरना होगा। फॉर्म 15G और H दोनों खत्म हो चुके हैं, पूरी तरीके से रिमूव कर दिए गए। 1 अप्रैल 2026 के बाद ये फॉर्म आपको भरना होगा। आप गूगल पर सिंपली टाइप कर देंगे आईओबी फॉर्म 121, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वर्ड फाइल ही डाउनलोड होने के लिए मिल जाएगी। वैसे तो मैंने डाउनलोड की है ऑलरेडी, मैं आपको डाउनलोड करके ओपन करके और इसमें पूरा सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से फिल करना है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये रहा आपका फॉर्म 121। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 15G और H दो यहाँ पर फॉर्म होते थे, उनका यहाँ पर जो है पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। वो यहाँ पर एज वाइज लिमिट को कवर करते थे। तो आपका फॉर्म आपका 15G था, वो 60 ईयर्स बिलो पर्सन के लिए था, और 15 जो एच था आपका वो 60 ईयर्स अबो पर्सन के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पर 60 ईयर्स बिलो और यहाँ पर जो है 60 ईयर्स और उससे अबो। ठीक है, तो अब ये दोनों फॉर्म यहाँ पर जो है पूरी तरीके से रिमूव हो गए हैं और इनकी जगह पे यहाँ पर दोनों को मर्ज करके एक नया फॉर्म ला दिया गया 121। आपको यही फॉर्म जो है फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। इसमें कुछ जरूरी पर्टिकुलर्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अगर जो है इंडियन ओवरसीज बैंक में बैंक अकाउंट है, तो आपको यहाँ पर जो है एक यूनिक कस्टमर आईडी होगी आपकी। सबसे पहले आप यहाँ पर जो है कस्टमर आईडी को यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये कस्टमर आईडी यहाँ पर जो है हो सकता है कि किसी डिफरेंट नाम से हो। यूनिक कोड एक होता है कि जो आपको आपकी सेविंग बैंक की जो पासबुक है उस पर से भी मिल जाएगा और जो एफडी अकाउंट है उससे भी। तो जो आपके सेविंग बैंक होता है, जो एफडी जो होती है, वो सिंगल एक कस्टमर आईडी से लिंक होती है। ठीक है, आपका किसी भी टाइप का अकाउंट है एक बैंक में, तो यहाँ पर सिंगल कस्टमर आईडी आपको मिलती है। सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पर कस्टमर आईडी मेंशन करनी है। उसके बाद अब इस फॉर्म को 1 बाय 1 करके कैसे क्या क्या पॉइंट्स भरने हैं के लिए वीडियो को ध्यान से समझिएगा। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट है, तो आपको केवल पार्ट ए फाइल करना है। ठीक है, पार्ट बी जो है वो बैंकर्स के लिए है, उसमें जो डिटेल्स है वो बैंक वाले फाइल करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको अपना नेम लिख देना है, खुद का यहाँ पर नेम आएगा। तो नेम है वो एज पर पैन लिखना है, जैसे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम होता है, सेम उसी तरीके से। अगर यहाँ पर मिसमैच है तो पहले केवाईसी कर लीजिएगा अपडेट। पैन कार्ड में और जो आपका बैंक अकाउंट है दोनों में यहाँ पर जो है नेम सेम होना जरूरी है। अगर वो सेम नहीं है तो फिर आपको जो है यहाँ पर ये फॉर्म फाइल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस भी लेटेस्ट केवाईसी के अकॉर्डिंग अपडेट हो, जो भी आपने केवाईसी सबमिट किया आधार के बेस पर, वोटर आईडी है किसी अदर डॉक्यूमेंट के बेस पर। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिख देना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर स्टेटस, तो स्टेटस में इंडिविजुअल आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर कोई अदर एंटिटी है तो फिर यहाँ पर वो एंटिटी की डिटेल्स है, जैसे HUF फर्म कंपनी, वो एक अलग पॉइंट हो गया। लेकिन आप यहाँ पर सेल्फ खुद के लिए फाइल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल यहाँ पर मेंशन करना है। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पर जो है 3 टाइप का रेजिडेंशियल स्टेटस है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, वहां पर आपको लिख देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और 60 ईयर्स एज अबोव है आपकी या नहीं। अगर ये आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है और 60 ईयर्स अबोव है, दोनों कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको हायर लिमिट मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो है 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता, 12 लाख तक आप फॉर्म फाइल कर पाएंगे, और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है 5 लाख रुपीज तक ये फॉर्म फाइल कर पाएंगे। बाकी अगर इससे अलावा कोई और अदर पर्सन है जो 60 ईयर्स बिलो है, या फिर हो सकता है नॉन रेजिडेंट का केस हो, या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और उनकी एज हो सकता है ज्यादा भी हो, तो फिर उस केस में उनको यहाँ पर जो है लिमिट जो है वो अलग तरीके से मिलेगी। तो अगर आप ये दो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। जब आप नो सेलेक्ट कर देंगे फिर उस केस में आपको लोअर लिमिट मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम में जो है मिनिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो है 4 लाख रुपीज है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है यहाँ पर आपकी 2.5 लाख है। ये मैंने आपको लिमिट बता दी है, लिमिट्स को ध्यान रखना है। जो पर्सन एलिजिबल है केवल वही इस फॉर्म को भरें। अगर आप एलिजिबल नहीं है और आपने फिर भी ये फॉर्म भर दिया तो पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से भी यहाँ पर जो है प्रोविजन है, सेक्शन है 482। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है, कंट्री कोड 9 आएगा, जो भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर टैक्स ईयर, तो टैक्स ईयर आपका रहने वाला है 26-27, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नेचर ऑफ इनकम, तो नेचर ऑफ इनकम में आपकी यहाँ पर आएगी इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट लिख देंगे। अब इस इंटरेस्ट इनकम से आप कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको वैल्यू लिखनी है।
अब इसके बाद आपसे पॉइंट नंबर 11 या कॉलम नंबर 11 में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने इससे पहले भी फॉर्म फाइल किए थे 121। अगर यस आप करेंगे उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन और यहाँ पर ओपन हो जाएंगे 11A और 11B। अगर आप नो कर देंगे तो फिर यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना। मैं बता देता हूँ, अगर यस भरा है तो फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि आपने एक फॉर्म भरा है, दो फॉर्म भरे हैं, 3 4 कितने ऑलरेडी आप फॉर्म भर चुके हैं, सारे फॉर्म्स को मिलाकर आपने कितनी इनकम दी थी वो डिटेल्स वैल्यू आपको यहाँ पर देनी होगी। ये डिटेल्स यहाँ पर एंटर करने के बाद एक डिटेल्स यहाँ पर वैल्यू में 10 में आ गई, उसके बाद एक 11B में आ गई। अब इन दोनों का टोटल करके आपको लिखना होगा इस वाले कॉलम यानी कि कॉलम नंबर 12 के अंडर में, यानी कि कॉलम नंबर 10 और 11B का टोटल यहाँ पर आएगा कि एग्रीगेट आपकी जो है इंटरेस्ट इनकम कितनी है जो इस बार आप सबमिट कर रहे हैं और ऑलरेडी जो सबमिट कर चुके हैं। अगर ये नहीं है तो फिर तो केवल 10 वाले कॉलम का आपका यहाँ पर वैल्यू आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलम नंबर 13 इसमें आपको वैल्यू लिखनी है, जो आपने यहाँ पर वैल्यू डाली है उसको जोड़ते हुए इंक्लूड करते हुए आपकी टोटल इनकम कितनी है इस टैक्स ईयर की, वो टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो जो कॉलम नंबर 12 है उसके बेस पर यहाँ पर डिसाइड होगी कि भाई इस इंटरेस्ट पर आपको रिडक्शन मिलनी चाहिए या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या लास्ट 2 ईयर्स की ITR भरी है। देखिए यहाँ पर जो आपके लास्ट 2 ईयर्स आ रहे हैं वो आपका एक बार तो यहाँ पर 23-24, 24-25 एंड 25-26। तो अभी यहाँ पर जो है ये वाला ईयर यहाँ पर टैक्स फाइलिंग के लिए एनेबल नहीं हुआ है, तो आपको 2 ईयर की डिटेल देनी होगी। जब आपका ये ईयर यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद आपको इस 2 साल की डिटेल देनी होगी। जो यहाँ डिटेल आप दे रहे हैं उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर मेंशन करना है और कितनी इनकम आपने भरी थी वो यहाँ पर डिटेल आपको देनी है। अगर किसी पर्सन की 1 साल की ITR है तो 1 साल की डिटेल देगा, अगर किसी पर्सन की 1 साल की भी डिटेल नहीं है तो यहाँ पर आपको NA लिख देना है, नोट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पर जो है आप डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे। इसमें आपको पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये आपको रीड करने हैं, गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट नहीं करनी है। यहाँ पर खुद का आपको नेम लिखना है इस प्लेस पर। उसके बाद पैन नंबर मेंशन करेंगे। यहाँ जो आपको टैक्स ईयर आएगा 26-27, यहाँ टैक्स ईयर आएगा 26-27। जो मैंने आपको पॉइंट बताया है वो क्लियरली मेंशन किया गया है, पेनल्टी और प्रोजुकेशंस। जब आप इन 5 पॉइंट में फॉल करते हैं, आपने इनको रीड किया है और आप इनमें प्रॉपर्ली फॉल कर रहे हैं तब ये फॉर्म भरे, अदरवाइज फॉर्म मत भरिएगा। उसके बाद डेट, उसके बाद प्लेस, डेट, सिग्नेचर जो डिक्लेरेंट है और नेम वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। जो पार्ट भी है वो इसमें यहाँ पर दिया जरूर गया है लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, ये बैंकर्स के लिए है, बैंकर इसमें डिटेल फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जो है इसको जब ड्रैग डाउन करेंगे तो नोट्स जो है आपका 1 से लेकर 14 तक नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप उनको एक बार जरूर रीड करें। वैसे मैंने आपको यहाँ पर सेक्शन 482 है ये ऑलरेडी बता दिया है, 68 वाले जो प्रोविजन है बता दिए हैं, ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस को कवर कर लिया गया है। फिर भी आप प्रॉपरली एक बार सारे प्रोविजंस को रीड करें और जब आप एलिजिबल है तभी फॉर्म को भरें, अदरवाइज मत भरें। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक की भी है और न्यू टैक्स रिजीम में आप जाते हैं तो इससे जो भी आपकी नॉर्मल इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बाद में आप जो है रिफंड क्लेम कर सकते हैं। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, वो आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल एजुकेशनल है, GST इनकम टैक्स के, उसके अलावा काफ़ी सारे वीडियोज भी दिए गए हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।